अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा स्पेशल दिन है। आज हमारे पास मौजूद है स्टूडियोज़ में हमारे बहुत ही मोहतरम प्रेसिडेंट FVCCI जनाब मियाँ नासिर हयात मग्गो साहब। मैं नासिर साहब को इंट्रोड्यूस कराने से पहले ये कहता चलूँ कि ड्यूरिंग हिज होल टेन्योर ऑफ 1 ईयर और इससे पहले भी हमने बहुत क्लोजली नासिर साहब को वॉच किया और इनकी तमाम तर एक्टिविटीज़ के ऊपर जिस अंदाज में हमने जहां पर इनके अच्छे कामों को सराहा तो वहां जहां निशानदही करनी थी हमने भरपूर अंदाज में की। लेकिन टू हिज क्रेडिट के जब भी हमने तनकीद की, जब भी हमने वो इश्यूज को हाईलाइट किया, इन्होंने बड़े जबरदस्त अंदाज में वेलकम किया। ये खासा रहा है नासिर हयात मग्गो साहब का कि हमारी कहीं भी किसी भी बात का कभी बुरा ना माना, बल्कि ऑन अ वेरी पॉजिटिव वे उसको एक्सेप्ट किया और उसके ऊपर और बेहतर करने की हमेशा से जुस्तजू रखी। हमारे साथ आज क्योंकि एक इलेक्शंस का माहौल है और FVCCI के इलेक्शंस होने जा रहे हैं 2022 के हवाले से, इस इलेक्शन से कबल मैं चाहूंगा कि जो पिछला साल गुजरा उस साल में नासिर हयात मग्गो साहब ने जो कुछ किया और आने वाले दिनों में जो कुछ इनकी पार्टी के हवाले से जो मंशूर है उसके ऊपर क्या कुछ होने जा रहा है मैं आज बात करूंगा। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा, वार्म वेलकम नासिर हयात मग्गो साहब, आपका हमारे शो में आए और आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, if I'm not wrong, आपके before you were president FVCCI और once you became president FVCCI तो हमने सबसे पहले आपके साथ एक्सक्लूसिव प्रोग्राम्स किए और आज भी एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है। पहले तो मुझे बताएं कि एक साल का टेन्योर एज ए प्रेसिडेंट FVCCI, हाउ डिफिकल्ट इट वाज, कितना मुश्किल था उस टेन्योर को मैनेज करना। बहुत सी सिफारिशें, बहुत सी आजमाइशें, बहुत कुछ प्रेशर्स होते होंगे, तो हाउ वाज दैट ईयर फॉर यू? देखें, जब मैं प्रेसिडेंट नहीं था और जब बना तो आई डिडंट नो कि ये इतना बड़ा टास्क है और देखने को बड़ा आसान काम है और बड़ा अच्छा लगता है, बट इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क इफ़ यू आर ए पर्सन टू परफॉर्म। अगर आपको परफॉर्म नहीं करना तो आप मज़े करें, बट इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट क्योंकि आपको पूरे पाकिस्तान से इश्यूज आते हैं और आपको उसको रिस्पॉन्ड करना बड़ा ज़रूरी होता है और टाइमली आगे पहुँचाना होता है। तो आई थिंक टास्क बड़ा मुश्किल है, बट टाइम 1 ईयर इज़ शॉर्ट फॉर द प्रेसिडेंट, इट शुड बी एटलीस्ट 2 ईयर्स। अब ये होने जा रहा है 2 साल का, कहा तो जा रहा है नेक्स्ट टेन्योर से शायद 2 साल हो जाए। लास्ट ईयर भी अंजुम साहब जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने MC से पास कराया था अगले साल से 2 साल, ताकि ये ना हो कि मेरे लिए किया है। लेकिन अपोजिशन ने एग्री नहीं किया, वो चाहते हैं जब जिस दिन वो बन जाए उस दिन 2 साल करें, तो ये बात गलत है। तो इसलिए फिर हमने उसको पीछा छोड़ दिया। हालांकि बात यह है कि एवरीबडी एग्रीज 1 साल में कुछ नहीं होता। 1 साल में तो बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। उसमें आपको पता है कि एक इलेक्शन का माहौल होता है, प्री इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन। 3 महीने इलेक्शन में जाते हैं, 1 महीना रमजान में जाता है, 1 महीना मुबारकबाद में जाता है, 5 महीने तो ये निकल जाते हैं। तो फिर डेफिनेटली इसमें परफॉर्म करना तो मुश्किल होगा। लेकिन आपने इस मुख्तसर से वक्त में काफी कुछ अचीव किया। मैं चाहूंगा कि अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि 1 साल में आपने बड़े सारे एम्स के साथ स्टार्ट किया था, कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपको लगता है कि मैंने ठीक ठाक कर ली हैं, बेहतर हो सकती थी लेकिन काफी हद तक जबरदस्त अंदाज में? देखिए, सबसे जो जरूरी है ना, जब मैं प्रेसिडेंट बना तो जब मैंने सरकार से रब्ता किया तो मैंने देखा कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो फिर मैंने इसको थोड़ा और लोगों से पूछा, फिर मैं ब्यूरोक्रेसी से पूछा। उसने बोला, देखें, आपने फेडरेशन में कोई ऐसा काम नहीं किया कि हम आपकी सुने। आप आते हैं हमारे पास, ये काम है, आपके पास बैकग्राउंड नहीं होता, आपके पास रिसर्च नहीं होती, तो हम ये समझते हैं कि आप कुछ जानते ही नहीं है, आप या अपना काम कराने आए हैं या लोगों को दिखाने आए हैं। तो आपको जो है, जब तक आपकी एक इस्टेब्लिशमेंट रिसर्च बेस्ड नहीं होगी, आप लोगों का कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। अगर आप ये कर भी ले, इट विल टेक सम टाइम, जहाँ वो रियलाइज करें कि दे आर सीरियस एंड दे आर वर्किंग। तो मैंने सबसे पहले पॉलिसी रिसर्च बोर्ड बनाने का सोचा और फिर मुख्तलिफ लोगों से रिक्वेस्ट की और फाइनली यूनुस धागा साहब ने एग्री किया ऑन दी कंडीशन कि कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगी। उसकी वजह है कि ही वॉज सेक्रेटरी कॉमर्स, he knew, he has been dealing with all the associations, federations, chambers, तो उनको पता था कि यहाँ कोई भी किसी को काम नहीं करने देता। तो मैंने कहा, जी मैं बिल्कुल पठान आदमी हूँ, आई विल डू इट एंड यू विल सी दैट आई विल सपोर्ट यू इन ऑल रेस्पेक्ट्स। तो फिर उन्होंने उस बात पे हामी भरी और उसमें एक हमने टीम बनाई और उनको कहा कि इंडिपेंडेंट आप बोर्ड बनाएं, आप लोगों को लाएं, आपकी मर्जी के लोग होंगे, हम लोग की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। फेडरेशन का नीचे का एक बेसमेंट 1 का एक एरिया पूरा खाली कराया, को तैयार कराया। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव रिसर्च टीम नाउ। और आपको माजी में इससे पहले कभी नहीं थी रिसर्च टीम? माजी में तो कोई रिसर्च वाला मैंने तो देखा नहीं, शायद 20-15 साल पहले था या 10 साल, 5-7 साल जो मैं देखता हूँ उसमें नहीं था। और जो हमारी वैल्यू वक़्त ख़त्म हुई वो इसीलिए ख़त्म हुई
कि हम कब परफॉर्म नहीं करते थे सिवाय फोटोशॉप के। तो टीम इस वहाँ बन रही है, और आपको ये पता है जब आप टीम बनाने जाते हैं तो एक दिन में नहीं बनती। सही। आपको एक बंदा रखते हैं, सही नहीं काम करता है, दूसरा लेते हैं, किसी को हम पसंद नहीं आते, तो वो प्रोसेस में अभी 17-18 लोग हायर हो गए हैं और सारी इंडिपेंडेंट हायरिंग हुई है। किसी का कोई रिश्तेदार नहीं है, किसी का कोई वास्ते वाला नहीं है, और सारा जो शो है ये बोर्ड चला रहा है अंडर दी पैटर्न लीडरशिप ऑफ जागा साहब। अच्छा, तो ये पूरा इंडिपेंडेंट सेटअप है और उसमें किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं। तो अभी तक इस पॉलिसी बोर्ड में क्या अभी हमने देखें लास्ट 2 महीने 2 दफा जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो उससे पहले हमने अपनी रिसर्च दी कि इसको नहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने मानी नहीं मानी, लेकिन हमने पूरा काम किया। अब हम कल लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, आपको भी इन्वाइट करेंगे। 3 बुक्स बनाई है, एक बनाई है हमने अपना इलेक्ट्रिक पे, ये जो पावर सेक्टर के ऊपर बनाई है, एक हमने बनाई है क्रिप्टो करेंसी पे, एक हमने बनाई है मॉनेटरी पॉलिसी पे। इसका कल लॉन्च हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी काम हो रहा है। देखिए मेरी बात सुने, $20 बिलियन कम से कम एक चाइनीज रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तानियों के क्रिप्टो करेंसी में है। अगर ये इसकी लेजिस्लेशन ठीक कर ले तो यहाँ 5 बिलियन भी अगर कोई लैंड कर दे, 10 बिलियन भी लैंड कर जाए, आप टैक्स ले लें तो आपकी तो मुल्क का इकोनॉमी सीधी हो जाएगी ना। लेकिन ये करें तो वो उस पर हमने मतलब बड़े सारे डिफरेंट मॉडर्न डिजाइन के ऊपर काम हो रहा है, आईटी सेक्टर के ऊपर भी काम हो रहा है, ये समझा जाए। जी, एग्रीकल्चर पे हो रहा है, आईटी पे हो रहा है, सब चीज। अभी 3 बुक्स हमने प्रिंट किए, वो कल हम लॉन्च कर रहे हैं। गवर्नर हाउस में एक शो रखा है, एक इवेंट रखा है, जिसमें पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे। सारे हमारे मेंबर्स, दोस्त यार, जो भी बिजनेस कम्युनिटी से लोग हैं, चाहे हमारे हैं चाहे अपोजिशन के, सबको इन्वाइट किया है। आप आए, देखें कि बोर्ड क्या काम कर रहा है। बुक्स वहाँ मौजूद होंगी। बुक्स जो है सारे मेंबर्स को भेजी भी गई हैं, एम्बेसीज में भेजी गई हैं, मिनिस्ट्रीज में भेजी गई हैं। तो एक वो जो काम जो फेडरेशन का है वो शुरू हो गया है। मतलब काइंड ऑफ फेडरेशन का जो बेसिक एम होता है कि पॉलिसी बनाना, फिर गवर्नमेंट को उसके ऊपर कायल करना, तो अब यहाँ पॉलिसी मेकिंग एटलीस्ट शुरू वो शुरू हो चुकी है। जब हम देखें, जब हम सीरियस काम करेंगे तो उनको लगेगा कि दे नो समथिंग। अगर कोई बात लेके आए तो उसके पीछे वजन है। तो वो काम जो बेसिक इस फेडरेशन का है, दुनिया में फेडरेशन करती है, पॉलिसी बना के देती है, जो होता ही नहीं था वो शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जो अच्छी है, तो बड़ी जबरदस्त बात है कि पॉलिसी मेकिंग होती जा रही है और डेफिनेटली उसके दूरस्थ नताइज भी होंगे। अच्छा, मैं पॉलिसी बोर्ड की तरफ आऊंगा और तफसीली तौर पे आऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर आपके ऊपर बहुत से क्रिटिक्स भी होते हैं। लेकिन मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इलेक्शंस FECCI के हमेशा मुतनाज़ा रहते हैं। माजी में जिस वक्त आपने भी कंटेस्ट किया, आज भी बहुत से लोग उसको कहते हैं कि इलेक्शन सही नहीं हुए, इलेक्शन कमीशन सही नहीं है, निज़ाम सही नहीं है। मुझे ये बताएं कि बीइंग अ प्रेसिडेंट FECCI, जब इस तरह की एलिगेशंस आते हैं, ठीक है, यू आर स्टिल द प्रेसिडेंट, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये फील नहीं होता कि बिजनेस कम्युनिटी को एक पेज पे होना चाहिए, वंस इट इज डन इट्स डन, उसके ऊपर फिर सवाल उठाना, डाउट्स क्रिएट करना, ये बिजनेस कम्युनिटी को डिवाइड नहीं कर देता? देखिए बात यह है कि 5 इलेक्शन हमने भी हारे। हर इलेक्शन हारने के बाद खड़े होके बाकायदा मुबारकबाद देके गए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हारे और चले गए। सही। हमारे 2 इलेक्शन हुए हैं। लास्ट ईयर अंजुम साहब थे, उस दिन तो कोई डिस्प्यूट नहीं था। उस दिन भी बगैर मुबारकबाद दिए मुंह उठा के आराम से आए और चले गए। देखें, इनका काम ये है कि सिर्फ तनकीद करना, क्वेश्चनेबल बनाना, जिससे बिजनेस कम्युनिटी का वाकई नुकसान होता है। लेकिन आप ये समझें कि देयर टाइम इज ओवर। यहाँ वो काम पर लोग वो कामयाब होंगे जो परफॉर्म करेगा। पीपल डिमांड परफॉर्मेंस। अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है और आप सिर्फ शोर मचाते रहे, ये गलत है, वो गलत है, इलेक्शन कमीशन गलत है, तो 5 साल तो उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन बनाए। हमने तो कोई डिस्प्यूट नहीं किया, हम भी आ रहे, हमसे भी ज्यादतियां हुई। अब ये इनका तो तरीक़ेकार ही यही है कि आए शोर मचाएं। और इससे मैं ये असल सवाल ये है कि जब आप सिटिंग प्रेसिडेंट को या वाइस प्रेसिडेंट को इस तरीके से बात करेंगे तो उसकी कहीं ना कहीं कोर्ट्स में जाता है, स्टे ऑर्डर्स होते हैं, मॉरल वैल्यूज कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। फिर जिस अंदाज में इस मुख्तसर से वक्त में अगर काम होना था तो वो भी नहीं हो सकता। तो फिर इसका कोई हल तो नजर आना चाहिए ना। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि लास्ट ईयर से हम आए, इन्होंने हम पे जितने केस किए सारे ही आ रहे। सही। एक केस भी नहीं जीते। और जो मेरे सामने कैंडिडेट था उसने तो 7 साल से बिजनेस किया ही नहीं है। नीड रिटर्न है जो हमने पूरा एविडेंस निकाल के हमने DGTO को दिया हुआ है कि भाई ये इसका रिटर्न है। जब आप किसी एसोसिएशन के मेंबर होते हैं तो अगर आपका वो ट्रेड हो तो चैम्बर में आपका कोई ट्रेड की पाबंदी नहीं है, कोई भी मेंबर बन सकता है, जो भी बिजनेसमैन है। लेकिन जब आप रिलेटिव किसी एसोसिएशन में जाते हैं, जैसे कार मेकर्स है, तो कार मेकर होगा उसमें। बिल्कुल सही। आयरन स्टील में से ये आए हैं तो आयरन स्टील होना चाहिए। अगर 7 साल से बिजनेस नहीं किया
तो क्या ये एलिजिबल है बिजनेस का उस एसोसिएशन उसमें एटलीस्ट मेरे ख्याल से 24 मंथ्स की रिक्वायरमेंट है, ऑडिट रिक्वायरमेंट्स जी है, लेकिन उन्होंने हमें 5 साल का रिकॉर्ड दिया जिसमें इनकी नील रिटर्न है, इनकम टैक्स की रिटर्न नील, इनकी सेल टैक्स की रिटर्न नील। जब आपकी रिटर्न सारी नील है, आप एलिजिबल ही नहीं मेंबर बनने के, तो आप कैसे इलेक्शन में आ सकते हो? तो ये हमेशा इन्होंने ऐसे ही किया है कि वो लोग जो रिप्रेजेंट नहीं करते एसोसिएशन को, ज़्यादातर इनको आगे करते हैं और बाद में जो है अपनी मनमानी करते हैं। इनकी बात मान लो तो ठीक है, लेकिन आई एम श्योर कि इस साल जो काम हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर हमारा इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाइड हैं? इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद की जाती है, वो तो कहा ये जाता है कि आपके असुल रसूख में इलेक्शन कमीशन, हाउ आर यू मच सेटिस्फाइड? आपकी बहुत से कैंडिडेट्स के इस बार भी नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए, सेम दूसरी तरफ के भी। अगर हमारे रिजेक्ट हुए तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है ना, वरना हमारे नॉमिनेशन जो हमारे जो जी मेंबरशिप्स और जो भी है, अगर रिजेक्ट हुई है तो इसका मतलब वो आप सेटिस्फाइड है? आपको नहीं लगता? मैं ये कहता हूँ कि जब हमारे ही बंदों की रिजेक्ट कर रहे हैं तो न्यूट्रल होगा ना। अगर न्यूट्रल नहीं होता तो फिर उनके रिजेक्ट करता ना सारे। ये तो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स। तो ठीक है, एक्शन स्पीक्स, और एक्शंस के हवाले से तो बात होगी, क्योंकि एक्शन बहुत कुछ लिए गए हैं इस एक साल के मुख्तसर से अरसे में। नासिर हयात मक्कू साहब ने बड़े सारे काम किए हैं। उन कामों के लिहाज से बहुत सी इनके ऊपर जहां पे सराहा जाता है कि इतने से कलील मुद्दत में इतने सारे काम हुए, तो बहुत सारे इश्यूज के ऊपर कुछ हद तक कुछ एम्बिग्यूटीज भी हैं, कुछ सवालात भी, जिनके ऊपर हम बात करेंगे। एक छोटा सा मुख्तसर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। जनाब मोहतरम नासिर हयात मक्कू साहब, प्रेसिडेंट एफईसीसीआई, हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं, और ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है एफईसीसीआई इलेक्शंस 2022 के हवाले से। नासिर हयात मक्कू साहब ने अपने टेन्योर में बड़े सारे काम किए, और उस पे जहां पे जब काम होता है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां भी रह जाती हैं और कुछ बहुत जबरदस्त किस्म के काम हो जाते हैं। इन्होंने पॉलिसी बोर्ड का जिक्र किया, और इस तरह के बड़े सारे मामला हैं जिसके ऊपर इन्हें हदफ तनकीद बनाया जाता है। वो तनकीद कितनी हद तक दुरुस्त है, आज इन्हीं से जान लेते हैं। नासिर हयात मक्कू साहब, मैं पॉलिसी बोर्ड से पहले आता हूं फंड्स के मामले के ऊपर। रिसेंटली आपने फंड्स के ऊपर एक बड़ी जबरदस्त वीडियो भी शेयर की। एक्चुअली क्या ये फंड की पोजीशनिंग जो आपने कोट अनकोट कहा, मैं आपको बताता चलूं और आवाम को बताता चलूं, एक वीडियो चल रही है जिसमें एक साहब ने ये फरमाया है कि 2019 में 16 करोड़ रुपए के जो फंड्स थे, अब वो 14 करोड़ उसमें से खर्च हो चुके हैं। सर पहले तो कौन साहब हैं जिसने ये इतना बड़ा दावा किया है, और 14 करोड़ रुपए आपने कहां खर्च किए सर? पहली बात, जो साहब है उनका नाम ऐसा मुनीर, छुप के नहीं है, उन्होंने अपनी वीडियो चलाई है कि मैं 16 करोड़ छोड़ गया था, 14 करोड़ ये खा गए। देखें, कुछ इल्ज़ाम होते हैं आपने काम नहीं किया, आपने ये नहीं किया, कुछ इल्ज़ाम होते हैं जो वेरीफाइबल होते हैं, अकाउंट्स मौजूद हैं। मैंने एक वीडियो चलाई है जवाब में कि आप इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो बड़े 4 है कोई भी अपॉइंट कर ले और उससे वेरीफाई कर ले कि ये हमारा बैलेंस क्या है। लेकिन नासिर साहब, आप जिस बात कर रहे हैं ना, इंडिपेंडेंट मैं आता हूं 14 करोड़ रुपए का क्लेम सर, ये तो वेरीफाइबल। वो तो ऐसे मुनीर साहब तो समझदार है, वो तो बहुत जबरदस्त बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। वो कैसे इस तरह से आपको लग रहा है कोई हो सकता है कोई चीज वो पोशीदा हो? देखिए, पोशीदा तो इसमें कोई रह नहीं सकता। अकाउंट का बैलेंस तो पोशीदा नहीं हो सकता ना, कि हो सकता है? नहीं, ट्रांजैक्शन ट्रेल होगी जो होगा। मतलब जो बैलेंस आज दिख रहा है वो इस वक्त कितना मौजूद है सर एफईसीसीआई के अकाउंट्स में? 20 करोड़ 99 लाख रुपए, टू बी प्रिसाइज 20 करोड़ 99 लाख रुपए प्लस कुछ हजार। 2099 17 दिसंबर 2021 में 20 करोड़ 99 लाख रुपीस हमारे पास। 2019 में ये रकम 16 करोड़ रुपए थी, जो कि 4 करोड़ नहीं, मैं आपको बताता हूँ इनकी आप सुन लें। जी जी। 2016 में थी 15 करोड़ 56 लाख रुपए एग्जैक्ट। 15 करोड़ 56 और 2099 में कितना फर्क हुआ? बहुत बड़ा फर्क है, 4.5 करोड़, 5.5 करोड़। ठीक, कल मैं अब उसको और चेक करा रहा था तो पता चला कि जब ये 2019 में गए तो इन्होंने 2 करोड़ 50 लाख तकरीबन एडवांस रेट लिया है आने वाले सालों का। एडवांस रेंट किस हवाले से? भाई किसी को कहा बैंक वाले को, यार 1 साल का एडवांस दे दो आने वाले साल का। अच्छा, उस वक्त अपनी बुक्स को बेहतर बनाने का। हाँ, ठीक। अब मुझे ये बताएं, ये मैं वेरीफाई कर रहा हूं, और अगर बंदे कह रहे तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। आपको पता है कितना नुकसान हुआ इससे हमसे? अगर आप ये 2.5 करोड़ निकाल दे इसमें से तो इनका बैलेंस 13 करोड़ रह जाता है। सही।
आज 20 करोड़ 99 लाख है। ये क्या कौन सी गीदड़ सिंगी थी नासिर साहब कि 2 साल में 16 करोड़ से 4.5 करोड़ 5 करोड़ का इजाफा? जी मैं आपको बताता हूँ, जब ये इनका टेन्योर था 80 रुपए स्क्वायर फुट किराया था, सही, जो सालों सालों से था। हम जब आए तो हमने उनको कहा जी ये यहाँ की जो रेंटल वैल्यू है ना 250 रुपए पर स्क्वायर फुट है, मोस्ट पॉश एरिया है, आप 80 रुपए क्यों दे रहे हैं? उन्होंने यहाँ से फ़ोन, वहाँ से फ़ोन, फलाने से फ़ोन, हमने एग्री नहीं किया और वो 80 रुपए से 230 रुपए स्क्वायर फुट के ऊपर तय हुआ। अब आप अंदाज़ा लगा लें 80 रुपए का। अब मुझे एक बात बताएं, एक आदमी एक घर में रहता है या एक जगह पे रहता है 1 लाख रुपए किराए पे, क्या आप उससे जब नेगोशिएट करते हो उसको 3 लाख कर देता है? करता है? सही नहीं करता, नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं 20 वो कहेगा 1 लाख है तो 1,10,000 कर लो। बिल्कुल सही। लेकिन जब आपने 125 कई सालों से बढ़ाया ही नहीं और आप बस बैठे रहे, उनको प्लीज करते रहे, वो किसी बैंक के प्रेसिडेंट का फोन आ गया, किसी का कहीं, तो आपने बढ़ाया ही नहीं कराया। हमें वो 80 से 230 रुपए क्यों करके देगा? And that is one of the major source of income for FPCCI. हमारी तो मेजर इनकम रेंट है ना, और बाकी तो ट्रैवलिंग में हमारे जो है वीजा फीस होती है जो कि बंद है 2 साल से ट्रैवलिंग। कुछ मेंबर्स जो होते हैं हमारे, उनकी मेंबरशिप फीस होती है एसोसिएशन चैम्बर्स की, लेकिन असल मेन सोर्स तो हमारा रेंट है। तो आप ये समझ लें कि इनका एक्चुअल बैलेंस था 13 करोड़ और इन्होंने 2.5 करोड़ एडवांस लिया। अगर वो एडवांस ये ना लेते और हमारी बारी आती 80 से हम 230 लेते तो 5 करोड़ हमारे और प्लस होते। मतलब 5 करोड़ का देखा जो टेक्निकल एज पर योर वर्ड्स कहीं ना कहीं मिनिमम में घाटे में चला गया, मुनाफे में नुकसान वो 26 करोड़ होते आज। मतलब मुनाफे में नुकसान जी, वो 26 करोड़ होते। अब मैं ये कहता हूं कि कोई बंदा ये अपॉइंट कर दे, वो आके हमारे को वेरीफाई कर दे आज का बैलेंस और जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है ट्रेजरी में और जो बैंक्स में कोई हमने डिपॉजिट किए होते, ये तो 1 मिनट में चेक हो सकता है। इसके लिए कोई ऑडिट तो करते रहे, लेकिन आज का बैलेंस तो चेक हो सकता है ना। सही है। आप किसी भी कंपनी में उसका बैलेंस तो चेक कर सकते हैं ना। ठीक, मतलब बैंक अकाउंट का जो मौजूदा बैलेंस है उसको चेक किया जा सकता है। वो तो आप बाकी अकाउंट का ऑडिट करते हैं कि जो पैसे खर्च हुए ये तो वेरीफाइबल इमीडिएट है। और 16 करोड़ में से अगर 14 करोड़ खर्च हो जाएंगे तो 2 करोड़ का बैलेंस होना चाहिए, अदरवाइज 20 करोड़ का बैलेंस होना चाहिए एज पर योर क्लेम। 16 करोड़ 16 में से 14 हम खा गए तो 2 करोड़ का बैलेंस होना चाहिए ना। हाँ, ये क्या है? बिल्कुल सही, बिल्कुल यही होना चाहिए। 2 का वो 21 है। ठीक। अच्छा, इसमें ऑन अदर साइड कहा यह जा रहा है कि कुछ एफबीआर के रिटर्न्स हैं वो आपके पास सेटल हुए हैं, तो क्या इसकी वजह से भी आपके अकाउंट्स में? देखिए मैं आपको और बताऊं, क्या मैं बताऊं, कितना दुख के साथ बताना पड़ेगा। 7 साल से इन्होंने हमारे को रिफंड नहीं मिला। 7 साल से जो टैक्स कटता है, चूंकि हम एनजीओ है हमारे को रिफंड मिलता है, ठीक। 5 साल तो इनके थे, कोई रिफंड नहीं लिया। हर रोज इधर से उधर मुल्क में किसी को रिफंड नहीं मिल रहा था ना। नहीं, देखिए हम तो एनजीओ है ना, हमें क्यों मिल गया? अच्छा, तो मतलब आपने रिफंड भी क्लेम कर लिया? नहीं सर, मेरी बात सुने। लास्ट ईयर तो अंजुम साहब आए और मार्च में 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए लॉकडाउन हो गया ना, सब घर से। लास्ट ईयर तो हमारा जाया हो गया। बिल्कुल ठीक है। इस साल हमने इनको कहा हमारा 3.5 करोड़ रुपए रिफंड है, आप हमारा रिफंड करें। और आप हम लोगों के रिफंड के लिए आते हैं, आप हमारे पैसे दबा के बैठे हो। 1 साल का रिफंड अभी मिला है 58 लाख कुछ हज़ार रुपए, बाकी पाइपलाइन में इंशाल्लाह। मतलब 7 साल में से 1 साल का रिफंड मिला है 58 लाख। हमने अभी टेकअप किया ना, इस साल से शुरू से टेकअप कर रहे हैं। तो मैं अगर कमो बेश एक अंदाजा लगा इस अमाउंट में 58 लाख रुपए 58 लाख रुपीज 5.8 मिलियन रिफंड का है। हाँ, 5 करोड़ 58 लाख रुपीज। हाँ, और अगर ये जो मजीद जो 5 साल का या 6 साल का जब रियलाइज हो जाएगा तो 3.5 करोड़ पे मजीद इजाफा हो जाता है। 3 करोड़ पे मजीद इजाफा हो जाएगा। इन्होंने तो कभी टेकअप ही नहीं किया। सर ये कब तक हो जाएंगे सर, ये बता? ये लगे हुए अभी, उम्मीद है इस महीने, अगले 1 साल का इस महीने में आ जाएगा तो ठीक हो गया। ये आपकी तरफ से बड़ा मतलब आप ये देखें, रिफंड लिया इन्होंने कभी नहीं लिया। प्रोसेस स्टार्ट किया, एक ट्रेंच ले ली, अब दूसरी पे काम हो रहा है। काम करेंगे तो कोई आपको पैसे देगा ना, आप काम ही नहीं करेंगे, आप बैठे आराम से हाथ पे। रिटर्न्स फाइल नहीं किए होंगे? नहीं किए होंगे, परसों ही नहीं किया। देखें मतलब ये क्लियर हो गया और मेरे ख्याल से आपकी तरफ से लाउड एंड क्लियर चला गया कि इफ देयर इज एनीथिंग जिसको आपके हवाले से डाउट है तो इस वक्त एफपीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट साहब हैं। एक बात मुझे करनी है, अगर सारे टैक्स रिफंड से पैसे आए, सारे पैसे रिफंड से आए, तो यानी 14 करोड़ में खा गया और 21 करोड़ बैलेंस है। और अभी तो 21 में से 14 निकाले, 7 को इतने का 14 करोड़ खा गया, 2 करोड़ बैलेंस है। आज 21 है तो 18 करोड़ रिफंड हुआ क्या?
18 करोड़ तो फिर कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, रिफंड इतना हो नहीं सकता। लेकिन मेरे ख्याल से आपने ब्रेकअप दे दिया और ये ऑन द रिकॉर्ड है कि ये बात जो इस वक्त नजर आ रही है कि एफपीसीसीआई का जो मौजूदा बैलेंस नासिर हयात मगो साहब ने बता दिया, इसमें रिफंड का कितना पोर्शन है वो बता दिया, और एक्सपेंसेस की डिटेल्स भी मैं लेता हूं। नासिर साहब, एक और चीज आपने की है जिसको आप बहुत जबरदस्त कंसिडर कर रहे हैं, आपके ओपोनेंट्स कहते हैं कि शायद ये काम नहीं होता। 3 साल का पॉलिसी बोर्ड का आपने एक काम किया, इस 3 साल के पॉलिसी बोर्ड के लिए क्या एमसी की ईसी की रिक्वायर्ड अप्रूवल ली गई, या इसको एज अ प्रेसिडेंट आपने इंडोर्स करवाया कि नहीं ये होना चाहिए? लास्ट ईसी में जब हमने ये बताया उनको, तो उनका पहला सवाल था कि धागा साहब का रेवोल्यूशन क्या है। हमने कहा नहीं, कोई नहीं है। 25 लाख रुपए इस पे खर्च हुए पॉलिसी बोर्ड पे? ज्यादा खर्च होंगे ना, जब आप 17-18 बंदा लेंगे, रिसर्च करेंगे, बंदे हायर करेंगे तो खर्च तो होगा ना। बिल्कुल सही। ये आप बोले कि भाई मैंने पूरी दुनिया की रिसर्च भी करनी है, ना पीएचडी रखे ना कोई बंदा रखे, तो यूजलेस बात है। हमारा बेसिक काम क्या है? पॉलिसी रिसर्च बोर्ड का पॉलिसी रिसर्च या जो भी हमारा बेसिक काम है कि हम पॉलिसी पेपर बना के गवर्नमेंट को दें कि आप ये पॉलिसी करो, यहाँ से यूं करो। जब आप बंदे नहीं रखेंगे, करना भी नहीं चाहेंगे, तो कैसे होगा? तो इसमें मतलब डेफिनेटली एक्सपेंसेस इनकर होंगे। बिल्कुल इनकर होंगे, क्यों नहीं होंगे। अच्छा, इसको 3 साल के लिए ऑटोनॉमी देना। अच्छा, 3 साल की मैं आपको बात बताता हूँ कि लास्ट एमसी में ये हमने इसको अप्रूव करवाया 3 साल के लिए। उन्होंने कहा जी धागा साहब किस कंडीशंस पे आए? मैंने कहा वॉलंटरी आए हैं और कोई उनकी इसमें एक पैसा भी नहीं लेते। उनका पाकिस्तान पे, हमारी बिजनेस कम्युनिटी पे एक एहसान है, उनकी मेहरबानी है। और 3 साल के लिए इसलिए अप्रूव करवाया और पूरी एमसी ने एंडोर्स किया। और वो क्यों किया? ताकि कोई भी आए ये काम जारी रहे। तो ये काम जारी रहे, और इस काम को जारी रखने के लिए आपने 3 साल तक का इंश्योर किया कि 3 साल तक की पॉलिसी बोर्ड को ना छेड़ा जाए। भाई मतलब 100 साल की तो नहीं कर सकते। ठीक है, एक दफा 3 साल की है, फिर उसको एक्सटेंशन मिलती रहेगी। इस 3 साल के पॉलिसी बोर्ड में आपने कुछ एम्स रखे होंगे क्या? मतलब एक मेजर हमारा मेन ये साल में कितने रिसर्च पेपर्स? नहीं, वो तो बहुत बनेंगे। वो तो देखे ना, वो हर चीज में बनेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन में बनेगा, लोकलाइजेशन में बनेगा, एग्रीकल्चर में बनेगा, आईटी में बनेगा। तो वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। बात ये है कि अब जब गवर्नमेंट को ये एहसास दिलाना है कि ये जो हमारे पास बंदा आता है फेडरेशन की तरफ से, वो उसके पास कुछ रिसर्च, कोई नॉलेज है। अगर वो मुझसे बात करने आते हैं तो बात करने के काबिल होता है। सही। अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं होगी, आप बस ये कहते हैं कि यूं कर दो वो कर दो, उसकी बैकग्राउंड तो होता है ना। तो इसलिए यूनुस दागा साहब को अपॉइंट किया गया, और अभी तक मेरे ख्याल से जिस तरह अंदाज मुझे नजर आ रहा है आप काफी तक सेटिस्फाइड हैं इस डिसीजन के हवाले से। अच्छा, एक चीज ये भी है कि इस वक्त एफपीसीसीआई में जो कहा जा रहा है, जहां पे फंड्स की बात की जा रही है, एफपीसीसीआई में कुछ अपॉइंटमेंट्स भी हुई हैं। उन अपॉइंटमेंट्स के लिहाज से भी कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा हायर साइड पे, हायर पे स्केल पे हुई हैं। कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को इंजेक्ट किया गया। इज इट ट्रू? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शायद आपने कुछ लोगों को नवाजने की, इसमें कहां तक सदाकत है? देखिए, अब एक आदमी जब पैसों का 2 करोड़ के 21 करोड़ के 2 करोड़ कर सकता है, जो कि फिजिकली मौजूद है, तो जितने मर्जी इल्जाम लगाए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मुझे ये बताएं, हम एक सिक यूनिट थे, हम अपने काम से हट गए थे, हम फोटो और केक पेस्ट्री में रह गए थे। अगर हम कोई काम करेंगे तो आप समझते हैं कि बगैर पैसों के होगा? नहीं, यू नीड अ गुड रिसोर्स एट अ गुड प्राइस। अगर हम रखें पीएचडीज रखें या कुछ और ऐसे लोग रखें, रिसर्चर्स रखें, तो बगैर पैसे के आएंगे वो? नहीं, वो ठीक है कि तो फिर अपॉइंटमेंट तो वही हुई है। अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट रहा। देखिए, हमने कम से कम 15-20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए जो हमारा प्रोसेस है, जो प्रिस्क्राइब्ड इन आवर रूल्स है कि 3 बड़े अखबारों में ऐड होगा, पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ है। और अपॉइंटमेंट सारी जो है धागा साहब के बोर्ड ने की है, मैंने नहीं की है। प्रोसेस सारा उन्होंने किया है। इसमें मतलब वो बिल्कुल मैं एज प्रेसिडेंट बैठा हूँ, हमारी एचआर कमेटी बैठी है, लेकिन पूरी प्रोसेस उन्होंने किया है। ठीक हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा ये जाता रहा है कि अभी तक देखिए काम किसने करना था? धागा साहब ने एक वॉलंटियर किया। बंदे फिर कौन से रखेंगे? वही रखेंगे ना, उनकी अप्रूवल से होगा ना। लेकिन नासिर साहब, एक सवाल तो ये है कि जब आप अपने पर्सनल फंड्स के लिए, फर्म्स के लिए कुछ रिसोर्स जब हायर करते हैं, तो आप बेस्ट रिसोर्स की तरफ जाते हैं। यहां अगर एफपीसीसीआई में अगर बेस्ट रिसोर्स की हायरिंग की बात हो रही है, तो फिर क्यों इतने सवाल उठते हैं? क्या करें? अब कोई बात तो करने को है नहीं ना। अब मुझ पे अगर किसी को कोई प्रोसीजर अगर ट्रांसपेरेंट है, अगर प्रोसीजर ट्रांसपेरेंट है, प्रोसीजर तो मैंने आपको बताया ना, 15-20 लाख रुपए तो एडवर्टाइजमेंट में लगे हैं। जो प्रोसेस है कि 3 अखबारों में देना है, ये करना है, पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ है।
पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ है और जिस अंदाज में इस वक्त कह रहे हैं कि देखिए हायरिंग का आप एक सिंपल बात बताएं कि हमने धागा साहब से हमें बड़ा ये फायदा हुआ कि एक इंटेग्रिटी का बंदा है, एक नॉलेज वाला बंदा है, फेडरल सेक्रेटरी रह चुका है। तो जब वो अगर कोई टास्क लेता है और बगैर किसी पैसों के लेता है तो क्या आप समझते हैं कि वो हमारे रिश्तेदार उसमें हायर करेंगे? कॉमन सेंस कहती है नहीं, वो तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि इस वक्त जिस अंदाज में FCCI के मामलात को चलाया जा रहा है, यकीन तौर पे सवालात उठ रहे हैं। उन सवालात को बहुत भरपूर अंदाज में अगर जवाब दे दिया जाए और उसको क्लैरिटी आ जाए तो उससे क्या ही बेहतर बात होगी। लेकिन आने वाला साल 2022 का साल इस 2021 की परफॉर्मेंस के ऊपर काफी ज्यादा इन्हिसार करता है। 2022 में आखिर ये सदारत का ताज किसके सर सजेगा, FCCI की पॉलिटिक्स में क्या कुछ होने जा रहा है, उसके ऊपर थोड़ी सी मजीद गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आखिरी सेगमेंट में आपसे मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक जी। 2021 का साल FCCI के लिए बड़ा जबरदस्त साल रहा। FCCI में बहुत से मामलात हुए, बहुत से कुछ मामलात रह गए। 2022 के हवाले से भी अभी इलेक्शन कैंपेन्स अपने उरूज पे नजर आती हैं। मियां नासिर हयात मको साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट FCCI हैं। इनसे अभी तक तो बातें काफी सारी हुई। 2021 में कुछ मामलात रह गए, उनके ऊपर ही बात करते हैं। फिर 2022 के हवाले से इनकी जो जमात, उनका विजन क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी नजर डालते हैं। नासिर साहब, एक और आपके ऊपर चीज आती है कि आप लोग ने जो अवार्ड्स होते हैं वो अवार्ड्स उस अंदाज में नहीं कराए। दूसरा, आपका जो कोलैबोरेशन, जो ताल्लुकात है गवर्नमेंट लेवल पे ऑफिशियल से, वो उतने ज्यादा जबरदस्त नहीं है, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज दी जाती हैं उसके ऊपर काम नहीं। और ये दो सवाल बड़े अहम हैं इसके हवाले से। देखिए, लास्ट ईयर एक अवार्ड हुआ था जो अंजुम साहब की सरबराही में। एक्सपोर्ट अवार्ड नहीं हुआ था लास्ट। मेरी बात सुने, एक अवार्ड हुआ था, वो एक्सपोर्ट अवार्ड, वो अचीवमेंट अवार्ड था। और इस साल भी एक अचीवमेंट अवार्ड हुआ है। ये सारा उनके टेन्योर वाला है, जो कि लास्ट ईयर कोविड की वजह से फिर आगे वो प्रोग्राम नहीं हो सका, तो इस साल कैरी ऑन हुआ। हमारा जो अवार्ड है, मैंने पहला उनको ये कह दिया है कि आई विल नॉट टेक मनी टू गिव अवार्ड जो होता है। अब जो अवार्ड होगा हम मेरिट पे देंगे उन लोगों को जिन्होंने कोई परफॉर्म किया कंट्री के लिए। तो पहली बात तो वो पैसों वाला अवार्ड हमने खत्म कर दिया। पैसों से अवार्ड्स दिए जाते थे पहले, तो ऐसे ही होता था, पूरी फेडरेशन यही करती आई कई सालों से। तो पैसे कहाँ जाते थे? वो फंड में। लेकिन एक्सपोर्टर्स तो वो उनको अवार्ड नहीं देना चाहिए। नहीं, उनको भी पैसे लेके देते थे। अच्छा, उनको भी पैसे लेके दिया? ये पहले हमने नहीं किया, वो उनका एक्सपोर्टर से भी पैसे लेके अवार्ड करते थे ताकि इनकम बढ़े। मैंने उनको कहा जी सॉरी, पुराना जो होना था हो गया, आई एम नॉट कन्विंस कि हम पैसे लें और अवार्ड दें। तो हमने जो है ना अवार्ड की तैयारी कर रहे हैं, इस महीने में हो या अगले महीने में हो, लेकिन वो पैसे लेके नहीं होगा। वो जो परफॉर्मर है पाकिस्तान की, जिन्होंने कोई खिदमत की है, एक्सपोर्ट अच्छी की है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, कोई फिलंथ्रोफी में काम किया है, कोई एजुकेशन में किया है, उनको देंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे एक पैसा हम नहीं लेंगे किसी से, और वो लोग रिवॉर्ड होंगे जो जेन्युइन, जिसपे कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता। सही। ये तो एक बात हो गई। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल ये इसी से पहले कनेक्ट। अच्छा, गवर्नमेंट वाला उसके ऊपर मैं आता हूं। लेकिन नासिर साहब, एक्सपोर्ट अवार्ड अभी भी मेरे ख्याल से जो आपका जो दूसरे अवार्ड्स हैं वो आपके अभी होने बाकी हैं। इस साल वो सारे अवार्ड्स जो होने थे वो हो गए? नहीं, एक अवार्ड हो गया, एक हो गया ना। लास्ट ईयर से पेंडिंग था, इस साल हो गया। इस साल हो गया, लास्ट ईयर का हो। लेकिन इस साल का जो अचीवमेंट अवार्ड होना है वो भी पेंडिंग है। वो अभी हमने जो है, देखे ये अभी हुआ ना, वो वाला अवार्ड 2 महीने पहले हुआ है। तो कुछ गैप तो चाहिए ना। दिसंबर में, एंड में दिसंबर में हो जाएगा या जनवरी में हो जाएगा? प्रोबेबली मेरे जो रिसोर्सेज है उसमें यही है कि PM साहब से टाइम मांगा गया कि वो उनकी अवेलेबिलिटी हो और वो आए और अवार्ड किए जाए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोशिश यही है। अच्छा, दूसरा आपके ऊपर एक मामला ये आता है कि FCCI एक एपेक्स बॉडी है, इसके ताल्लुकात गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिनिस्टर्स लेवल पे बड़े जबरदस्त होने चाहिए थे। माजी में एक साल जो गुजरा उसमें सच कोविड के इश्यूज भी नहीं थे, कुछ ज्यादा हाई लेवल ऑफिशियल्स FCCI का दौरा नहीं कर पाए। क्या कोई गैप है ऑफिशियल्स के साथ ताल्लुकात में? शौकत तरीन साहब आए, असद उमर साहब आए, खुसरो बख्तियार आए, किसको और आना था जिससे हमारी रिलेटेड इंडस्ट्री में कौन रह गया था? तो मतलब सारे हमारा जो हादसा है वो किससे है? कॉमर्स है, फाइनेंस है, इंडस्ट्री है। बिल्कुल सही। उस सबसे हमारा रहा। बाकी चूंकि हम वेरी वोकल, तो कई लोग उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट को इनकी तारीफें इतनी पसंद है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, वो वोकल जो अगर होगा तो ऑफ कोर्स
उसको वो पोजीशन नहीं होगी, क्योंकि हमें काम कराना है, हमें अपनी बुरा मान जाते हैं आपकी बातों का? बुरा जरूर मानते हैं। मैं जब FBI के चेयरमैन आए थे तो एक साहब ने कहा कि मैं लाहौर से, पेशावर से आया हूँ, ये मेरा काम है। उन्होंने कहा कि आप जो है ना इस्लामाबाद आए। मैंने कहा एक तो ये वहाँ से आए, अब यहाँ यू शुड कम हियर, व्हाई शुड वी कम टू यू। इसी तरह मेरे जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी हैं, आई एम वेरी वोकल। मैं तारीफ करने वाली खामखा बगैर वजह के, आई एम नॉट दैट पर्सन। मुझे अपना कोई काम नहीं है, मेरा अपना एक विजन ये है कि आप अपनी बात को उठाएं। तो ज़ाहिर है लोग नहीं पसंद करते ना, आप उठाएं। वो तो ये भी पूछते थे आप कौन सा कारोबार करते हैं, तो इनको ज़रा पूछें। लेकिन आई एम प्राउड ऑफ इट कि अगर मेरे को ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं थे तो उसमें मुझे तो कोई तरह नहीं, क्यों नहीं थे, कोई मैंने उनके जो तनकीद की है, जो पॉजिटिव और जो तामीरी तनकीद की है, अगर वो किसी मिनिस्टर को पसंद नहीं है तो इट्स नॉट माई फॉल्ट। मैं ये आपको कह रहा हूं, गवर्नमेंट से इसको कहाँ चूक होती है नजर आ रही है? देखिए गवर्नमेंट तो देखे ना, हमारा एक सिस्टम है, जो जाता है मिनिस्टर्स की तारीफ करता है, उससे आपके काम नहीं होते। आपने नहीं की तारीफ? मैंने जहां बनती है वो की है, जहां नहीं बनती वो करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे गैस का मामला है, बिजली का मामला है, मैंने बड़ा शोर मचाया, यही कहा कि इनकी टाइमली डिसीजन नहीं होते, डिलेड डिसीजन से लॉस होते हैं। तो आमतौर पे आप मिनिस्टर्स हो या फेडरल सेक्रेटरीज हो, दे डोंट लाइक दैट कि आप इतना वोकल होते हैं। तो बट आई एम प्राउड ऑफ इट। मेरे को वहाँ ताल्लुकात बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने इश्यूज उठाने हैं। 32 एसोसिएशंस, ऑल पाकिस्तान एसोसिएशंस को मैं बजट के दौरान लेके गया और वहाँ मैं, मेरे ख्याल है 15-20 दिन रहा, आता जाता रहा, और 32 एसोसिएशन की मैंने मुलाकात कराई उनके, और मेरे ख्याल है बजट एनोमलीज में 90% सॉल्व की, क्योंकि आई एम वेरी वोकल। मैं ये कहता हूँ कि आप इनको क्यों, सिर्फ आप उन लोगों के काम करते हैं जो आपको पसंद है। तो ये सारी बातें देखें, आपको कड़वा गुड़ पीना पड़ता है। अभी एक और बजट की बातें हो रही हैं शौकत तरीन साहब की तरफ से, आपने कहा नहीं कि इस तरह के बजट? मैंने तो, आपने शायद देखा नहीं, मैंने कहा जी हमें पहले आप कॉन्फिडेंस में लें, आप क्या चेंज बिल्कुल देखा था, बिल्कुल देखा था, क्या चेंज कर रहे हैं, इसके बगैर आप नहीं कर सकते। देखें हमारा काम तो बात पहुंचानी है। ये लोग, आप मुझे 5 साल के टेन्योर बता दें कि इन्होंने एक किसी के खिलाफ बात की हो, पॉलिसी पे, किसी चीज पे एक दिखा दें। दाऊद खान साहब ने कहा था रज़ाक दाऊद साहब को हटाएं, ये सुबह माफिया मांगने पहुंच गए। ये अपने प्रेसिडेंट के साथ ही नहीं है। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा है कि यू आर एट विल, जो आपको सही लगता है होना, रेटेड मैटर होना चाहिए, यू आर एट विल। मुझे तो कोई फोन नहीं करता, मेरा प्रेशर्स नहीं आते गवर्नमेंट की तरफ से? इतना क्यों बोलते हैं नासिर हयात? आते हैं, लेकिन वो उनको पता है कि इसके का कोई फायदा नहीं है। अब मेरा टेन्योर खत्म होगा, फिर देखेंगे क्या आता है। अभी उन्होंने इधर उधर से कहलवाते हैं कि भाई आप जरा हाथ हल्का रखो। इलेक्शंस में फिर मुश्किलात नहीं आएंगी आपको लगता है, अगर गवर्नमेंट के हवाले से आप इतने शदीद वो कर रहे हैं तो? आप परफॉर्म नहीं, ऐसी कोई हमारी दुश्मनी थोड़ी है। बात यह है कि जो हम तामीरी, अगर आप तनकीद, ब्लू आइट तो नहीं रहेंगे ना आप? नहीं, ब्लू आइट की जरूरत नहीं है ना। देखिए लास्ट ईयर भी हमने इलेक्शन लड़ा, ब्लू आइट नहीं थे, फिर भी जीते, फिर परफॉर्म किया, बोर्ड पॉलिसी बोर्ड बनाया, पैसे बढ़ाए, लोगों के मसले सॉल्व किए, एनोमली सॉल्व कराई। देखिए वंस योर कॉन्शियस इज क्लियर, और आप को इस बात से कोई मतलब नहीं कि कौन किसी को अच्छा लगता है बुरा लगता है, आप तामीरी तनकीद करें, इश्यूज को हाईलाइट करें। अब ये KESC का था, पूरे कराची को जमा करके उसके ऊपर हमने काम किया। आज हमने, उसके बाद हमारी डिमांड थी कि कराची KESC के 3 टुकड़े करें, एक जनरेशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन और एक ट्रांसमिशन, ताकि जो एरिया अफेक्टेड है जिसके ऊपर बेहतर काम करने की जरूरत है। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने कर दिया कि ठीक है इसके 3 टुकड़े करेंगे बेचने से पहले। वरना आप देखें ना 1900 पता नहीं 50 साल पुराने इंजन चला रहे हैं, महंगी बिजली बना रहे हैं, ये कभी उठाया किसी ने आज तक? ये भी तो कराची में रहते हैं, कराची की 55% एक्सपोर्ट है, 55% रेवेन्यू जनरेशन है, इन्होंने कभी उठाया आज तक? आप मुझे बता दें कभी उठाया? ठीक, ये क्रिप्टो का हमने जो किया है काम कि भाई $20 बिलियन हमारे पास है, पाकिस्तानियों के पास। किसी ने $100 में लिया था, आज 60,000 का हो गया, किसी ने 200 में लिया था, किसी ने, कितना बड़ा पाकिस्तान को फायदा पहुंच सकता है। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी लेकिन मैं अगर नासिर हयात से पूछूं ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 ऑन अ हायर साइड, कि एक साल की परफॉर्मेंस को नासिर हयात खुद इटसेल्फ कैसे एनालाइज करता है, किस हद तक वो फील कर रहे हैं कि जबरदस्त है, मैं अचीव करने में कामयाब है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? भाई मैं तो ये कहूँगा 7 कह ले, क्योंकि अचीवमेंट तो आपको करने के लिए टाइम चाहिए। आप ये नहीं कह जी मैं 10 कर लूँ, जो मुझसे हो सकता था उसमें आई एम 10, वो मैंने कोई जगह छोड़ी नहीं। ये नहीं सोचा कि इससे ताल्लुकात ख़राब होंगे, मुझ पर प्रेशर आएगा, क्योंकि मेरा काम ये था। बाकी जो अचीवमेंट्स में मैं समझता हूँ कि ट्रैक सेट हो गया है, लाइन ऑफ एक्शन रेडी है,
अपना काम सीधा हो गया है, हमारे पास फंड्स भी हैं, हमारे पास लोग भी आ गए हैं, और हमारी परफॉर्मेंस के बाद इलेक्शन का रिजल्ट आपको बता देगा कि, और हमारा काम ये नहीं है ये इल्जाम लगाना। अबाउट 2022 इलेक्शंस, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 100% कॉन्फिडेंट। उसकी वजह ये है कि जब आप काम करके जाते हैं ना तो लोग आपको सिंध में आपकी पोजीशन थोड़ी सी कहा जा रहा है कुछ वीक है, क्या मसला है? वो हर साल इनको ये होता है कि यहाँ वीक है वहाँ वीक है। देखें अल्लाह की अल्लाह साथ देने वाला है। आई थिंक एज अ ऑडियंस में पूछूं, नॉट एज अ बीएमपी रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं एज अ ऑडियंस पूछूं नासिर हयात मगू से, इस वक्त जो दो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं उन दोनों में नासिर हयात मगू को दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है ऑन इलेक्शन? आप खुद एक समझदार आदमी है। परफॉर्मेंस सर मैं इस वक्त बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, परफॉर्मेंस के लिए आपकी लीडरशिप, पहली क्या लीडरशिप, हर ग्रुप में अच्छे लोग हैं, बिल्कुल सही, लेकिन वो क्यों नहीं परफॉर्म करते? कि उनका सेटअप ये है कि हर चीज पूछ के करो, ये नहीं करो। तो आप जितना अच्छा होगा वो भी कुछ नहीं कर सकता। क्या आप किसी पीपल्स पार्टी में अच्छे लोग नहीं है? क्या पीटीआई में अच्छे नहीं है? क्या एन लीग में अच्छे नहीं है? क्या क्यू लीग में अच्छे नहीं है? असल इस लीडरशिप कि जो आदमी उसको परफॉर्म करने दे तो परफॉर्म करेंगे। अगर बहुत अच्छा बंदा भी कहीं का भी होगा, उसको परफॉर्म नहीं करने देंगे तो वो परफॉर्म नहीं करेगा। तो इस मामले में हमारी लीडरशिप इज गुड एंड माय टेन्योर इज एविडेंट कि मैंने किस तरह गवर्नमेंट से जो है अपना मामला निभाया और क्या क्या मैंने स्टैंड लिया, उस पर मुझे किसी ने आज तक एक फ़ोन नहीं किया। ये ज़रूर हुआ है कि एक चेयरमैन अब चले गए एफबीआर के, उन्होंने कहा यार ये आप प्रेसिडेंट कहाँ से लाए, ये थोड़ा इसको बोलो हाथ हल्का रखे। उन्होंने कहा चले गए, वो खुद भी हाथ हल्का नहीं रखता। उन्होंने कहा जो इश्यूज पे बात करते हैं, कोई इश्यूज गलत हैं, बोला यार नहीं है, फिर भी कुछ तो हमारा ख्याल रखें। तो उन्होंने मुझे 1 महीने बाद बताया कि आई वेंट टू मीट एफबीआर के चेयरमैन कोई अपने काम के लिए। और एक बात आपको और बता दूं, हमारी किसी बजट प्रपोजल में हमारे चेयरमैन ने एक भी अपनी प्रपोजल फेडरेशन से नहीं भेजी, एक भी नहीं भेजी। जो था पर्सनल लेवल पे गए, जहां उनका मेरिट बनता था वो काम करवाए, एक भी। और ये तो बजट प्रपोजल की किताब तो पूरे पाकिस्तान में है ना, मैंने ये तो जा चुकी है, एक भी नहीं की। तो हमारे यहाँ जो है उन्होंने कहा भाई ये किस मुसीबत को बिठाए, तो रुक ही नहीं रहे। तो बोला इश्यूज पे बात होती है, आप उनको सेटिस्फाई करें। तो ये हमारी जितना अच्छा बंदा भी हो, जब तक लीडरशिप नहीं होगी तो आई वुड से कि ही कांट परफॉर्म। किससे मिले, क्या किया, इसकी तारीफ करो, हाथ नहीं मिलाओ, ये पैसे खा गया, ये इररिलेवेंट बातें हैं ना, ये उनके सिस्टम में मौजूद हैं। इसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर सकते वो, और नहीं करेंगे। और मैं समझता हूँ हमारा कैंडिडेट भी अच्छा है और हमारी लीडरशिप भी अच्छी है कि मेरे पे देखे पूरा फ्री हैंड था। खुद कहते हैं मेरी हुकूमत से ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे। क्यों नहीं थे? इसलिए कि आई यूज टू टेक स्टैंड कि ये गलत है, स्टेट बैंक गलत है। मैंने कहा गवर्नर साहब को हटाया जाए, वो कह रहे हैं कि ये ओवरसीज पाकिस्तानीज को फायदा होता है डॉलर बढ़ने का। इन्होंने आज तक एक भी किसी ने स्टैंड लिया है? एक स्टैंड आप बता दें, इनके 5 साल गुजरे, कहीं किसी बात पे स्टैंड लिया है? तो नासिर हयात मगू ने स्टैंड लिया और भरपूर। देखिए मेरा काम ये था ना, मेरा काम क्या है? के इलेक्शंस में बीएमपी वर्सेस यूबीजी रिजल्ट्स क्या देख रहा है नासिर खान साहब? कंफर्टेबल से विन इंशाल्लाह ऑन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ऑल सीट्स मुकम्मल तौर पे। और इस बार वोटिंग का तनासुब 2-1 वोट से बराबर तो नहीं हो जाएगा? देखिए लास्ट ईयर हमारा इन्होंने 34 वोट उठाए, बलूचिस्तान के उड़ाए, कुछ लोग हमें छोड़ के चले गए। कितने देर पहले इलेक्शन से कितनी देर कबल उड़े थे वो? 1 दिन पहले। 1 दिन पहले तो 50 वोट उन्होंने हमारे माइनस करके इलेक्शन लड़ा। फिर भी अल्लाह ने, ये कहते थे नासिर को कोई जानता नहीं है, को 50 वोट मिलेंगे। अब तो 1-1, 2-2 वोटों को रो रहे हैं ना, उसको कहते थे को 50 वोट मिलेंगे। और जो नासिर को नहीं जानता था, जो कि कराची चैम्बर का प्रेसिडेंट था, इनका काम सिर्फ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, इसको कोई जानता नहीं है। मेरे सामने खालिद तवाफ साहब थे, वो कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट थे, नहीं थे ना? नहीं थे, वो तो नहीं, मैं तो था। मुझे कोई नहीं जानता, उनको सब जानते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका वारदात है, लोगों को कंफ्यूज करना, लोगों पे इल्ज़ाम लगाना। मेरी वीडियो में क्या था कि इल्ज़ाम, मुझे पता है कि इल्ज़ाम लगाते हैं, इलेक्शन में लगते हैं, लेकिन इल्ज़ाम लगाने से इलेक्शन कोई नहीं जीतता। इलेक्शंस में इल्जामात उस नौयत के जहां बिलो द बेल्ट हो जाए मामला, हमने कोई ये अच्छी रिवायत तो है। हमने कभी लगाया? हमारे ग्रुप से किसी ने इल्जाम लगाया? लास्ट इलेक्शन में तो लगे थे कुछ। क्या लगे थे? खालिद तवाफ साहब के हवाले से कुछ मामला आए थे। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल। तो इल्जाम नहीं था ना, लेकिन वो चीजें आई तो थी। लेकिन इलेक्शन से बिजनेस पॉलिटिक्स में नासिर आपको लगता है ये सारे मामला वो इल्जाम नहीं था, वो तो फैक्ट था ना। आज मैं बोलता हूँ वो 1 रुपए का काम नहीं करते, आप बोलेंगे इल्जाम है, ये तो फैक्ट है। इल्जाम होता है जो सही या गलत हो, ये रिनोन फैक्ट है। ये मैं नहीं कह रहा, इसके एविडेंस मौजूद है। बाकी मुनीर साहब है, मैंने यही कहा कि
ठीक है, वो हमारी ऐसी तरबियत नहीं है। जब मुझे कह रहे इतने करोड़ खा गए, पैसे पड़े हैं उनसे, उनके उनके जो टेन्योर से। आप भिजवा दें, मेरी कल्चर अगर अकाउंट स्टेटमेंट भिजवा दें मुनीर साहब को, शायद गलतफहमी दूर हो जाए आसानी से। गलतफहमी नहीं है, वो तो कहते हैं इसको क्यों रखा, इसको क्यों रखा। कोई काम सही किया हमने, ये तो पूछ लें उनसे, एक काम भी ठीक किया? सर वो तो अभी तो क्लेम यार है काम ही नहीं हो तो ठीक और गलत की तो बात ये तो लोग जज है ना, जज लोग है। मैं कहूंगा मैंने बहुत काम किया। इलेक्शन डे पे मार्जिन कितना बड़ा होगा बीएमपी का यूबीजी के हवाले से? देखिए बड़े बड़े दावे करना सही नहीं है। What do you think? मतलब कंफर्टेबल विन होगी, कंफर्टेबल विन हो गया। आई थिंक आज के लिए ये बड़ा जबरदस्त हो गया। और मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले नासिर साहब आपका अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आप आज यहाँ पे मौजूद है। और बड़ा एक मुश्किल सवालात का मरहला था जिसको नासिर हैत महबूब साहब ने बखूबी अपने काम एंड कूल कंपोजर के साथ जवाब दिए, लेकिन जो जवाबात थे उनका फैसला मैं ऑडियंस और आप पे छोड़ता हूं और आप बेहतर तौर पे जज कर सकते हैं कि नासिर हैत महबूब साहब ने जो कुछ जवाबात दिए हैं उसको आप कितना हद तक, किस हद तक तस्लीम करते हैं और दुरुस्त समझते हैं। एफपीसीसीआई में इलेक्शंस का जो मामला है वो अपने उरूज पे पहुंच रहा है और बिजनेस पॉलिटिक्स का एक अपना अंदाज होता है, डिफरेंट मुनफरिद अंदाज होता है। ये अंदाज पाकिस्तान की बिजनेस कमेटी के लिए बहुत हद तक पॉजिटिव हो सकता है अगर दोनों बड़ी जमातें मिल बैठ के इलेक्शन डे पे, इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद मिल के काम करती हुई नजर आए। फिलहाल जो नजर आ रहा है वो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दोनों जमातों में बड़े जबरदस्त किस्म के लोग हैं, थिंकर्स हैं, बिलीवर्स हैं, और अगर ये दोनों जमातें कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे एक होकर काम करें और एक दूसरे के स्टे ऑर्डर्स के मामलात और दूसरे मामलात से अगर दूर होकर पसे पर्दा करते हुए काम करें तो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की बिजनेस कमेटी के लिए बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। एफपीसीसीआई 2022 इलेक्शन की ये खुसूसी नशरियात आप तक जारी रहेंगी। एफपीसीसीआई के इलेक्शंस के हवाले से ऑन द डे ऑफ इलेक्शन हम आपके साथ लम्हा बा लम्हा तमाम तर चीजों को रिपोर्ट करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।